नमस्कार। आज हम रंजीत पाल का जो लेख है केरस गहन शिक्षण का प्रवेश द्वार, उसके कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा इरादा है कि समझे कि ये केरस क्या है और डीप लर्निंग में खासकर स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए ये इतना ज़रूरी क्यों हो गया है आजकल। है तो ये एक टूल ही, पर ऐसा जो एआई और डीप लर्निंग जैसे काफ़ी मुश्किल लगने वाले विषयों को आसान बनाने का दावा करता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है खास। शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से कि भाई ये केरस आखिर है क्या चीज़। हाँ, तो केरस बेसिकली एक ओपन सोर्स हाई लेवल न्यूरल नेटवर्क एपीआई है। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आसान भाषा में कहें तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर को बात करने का एक तरीका देता है। ये पाइथन में लिखा है और ज़्यादातर ये टेंसरफ्लो के ऊपर चलता है। टेंसरफ्लो तो आपको पता ही है, गूगल का बहुत पावरफुल डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है। अच्छा, और आपने कहा हाई लेवल, इस हाई लेवल का यहाँ क्या मतलब हुआ? देखिए, हाई लेवल का मतलब है कि ये ना जो अंदर की जटिलताएं हैं उनको छुपा लेता है। जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी चलानी है तो आपको इंजन कैसे काम करता है, हर पुर्जा क्या करता है, वो सब जानने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। हाँ, सही बात है। आप बस स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सेलरेटर इस्तेमाल करते हैं। केरास भी डीप लर्निंग मॉडल बनाने के लिए कुछ वैसा ही, मतलब एक आसान सा कंट्रोल पैनल दे देता है। इससे कोड लिखना काफी आसान हो जाता है और आप मॉडल के डिजाइन और उसके प्रयोग पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, न कि छोटी छोटी कोडिंग की बारीकियों पर। अच्छा, ये तो हुई इसकी परिभाषा। पर ये स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए इतना खास क्यों है, जैसा कि लेख में भी बताया गया है? हाँ, छात्रों के लिए तो इसका सबसे बड़ा फायदा है इसका इंटरफेस, जो बहुत ही सहज है, मतलब इंट्यूटिव है। उन्हें बहुत एडवांस प्रोग्रामिंग आए बिना भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स बनाने का मौका मिल जाता है। तो सीखने का जो प्रोसेस है वो काफी आसान और कह सकते हैं दिलचस्प हो जाता है। और रिसर्चर्स के लिए, उनके लिए कैसे फायदेमंद है? हाँ, रिसर्चर्स के लिए जो इसका मॉड्यूलर डिजाइन है ना, वो कमाल का है। मॉड्यूलर मतलब जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, लेगो जैसे, वैसे ही वो न्यूरल नेटवर्क की अलग अलग लेयर्स को आसानी से जोड़ घटा सकते हैं, अदल बदल कर सकते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है कि वो नए नए आर्किटेक्चर के साथ बहुत तेजी से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। और रिसर्च में तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एआई में कई आइडिया शुरू में अच्छे लगते हैं पर चलती नहीं। केरस उन्हें जल्दी से ये पता लगाने और फिर बेहतर आइडिया पे जाने का मौका देता है, तो इनोवेशन की रफ्तार बढ़ जाती है। ये जो मॉड्यूलर डिजाइन वाली बात है, ये इंटरेस्टिंग है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी जिसको बहुत गहरी समझ न भी हो, वो भी पावरफुल मॉडल बना सकता है, या फिर भी वो सब्जेक्ट की नॉलेज तो चाहिए ही होगी? नहीं, देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। केरस बेशक शुरुआत आसान बनाता है, पर सच में असरदार और जिम्मेदार मॉडल बनाने के लिए डीप लर्निंग के जो सिद्धांत हैं उनकी समझ तो अभी भी बहुत ज़रूरी है। आसानी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको विषय जानने की ज़रूरत नहीं, वो तो आधार है। समझ गया। अच्छा, लेख में कुछ और फीचर्स का भी जिक्र था शायद? हाँ, बिल्कुल। जैसे एक तो इसका यूज़र फ्रेंडली एपीआई है ही मॉडल बनाने के लिए। दूसरा, ये कई तरह के नेटवर्क आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है, जैसे सीएनएस यानी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, जो इमेज पहचानने में बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। और आरएनएस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, जो भाषा समझने या टाइम सीरीज डेटा के लिए बेहतर होते हैं। और हाँ, टेंसरफ्लो के साथ तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। और एक और चीज थी, ट्रांसफर लर्निंग, लेख में उसका जिक्र था, वो क्या है? अरे हाँ, ट्रांसफर लर्निंग तो इसकी एक और बहुत ही मज़ेदार और पावरफुल चीज़ है। केरस में ना ट्रांसफर लर्निंग के लिए पहले से प्रशिक्षित मॉडल्स यानी प्री ट्रेन मॉडल्स मिलते हैं। एक्सपर्ट ने पहले ही बहुत कुछ सीखा हुआ है, फिर आप उस सीखे हुए ज्ञान को लेते हैं और अपनी खास प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा बदल कर या फाइन ट्यून करके इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे अक्सर कम डेटा और कम समय में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अरे वाह, ये ट्रांसफर लर्निंग वाली बात तो जबरदस्त है। किसी को बिल्कुल जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, आप दूसरों के किए काम पर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और बात कि राज की कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है और इसके डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो गाइड वगैरह हैं, वो बहुत डिटेल्ड हैं, तो सीखने वालों को बहुत मदद मिलती है। अच्छा, तो ये सब तो थियरी हुई, असल दुनिया में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये? लेख ने कुछ उदाहरण दिए थे? हाँ, दिए थे। जैसे इमेज क्लासिफिकेशन, मतलब तस्वीरों में पहचानना कि बिल्ली है या कुत्ता, या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी सिस्टम बनाने में, जैसे टेक्स्ट को समझना या नया टेक्स्ट लिखना।
अकादमिक प्रोजेक्ट्स में एआई सॉल्यूशंस की तेजी से प्रोटोटाइपिंग करने में, डीप लर्निंग तकनीकों पर रिसर्च करने में और जैसा हमने अभी बात की ट्रांसफर लर्निंग का फायदा उठाने में, इन सब में ये बहुत काम आता है। तो ये तो काफी वर्सिटाइल लगता है, मतलब कई जगह काम आ रहा है। हाँ, निश्चित रूप से। कंप्यूटर विजन हो या लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एआई के कई अलग-अलग एरियाज में एप्लीकेशन बनाने में ये मदद करता है। एक तरह से ये डीप लर्निंग के लिए एक मल्टीपर्पस टूलकिट जैसा है। तो कुल मिलाकर रंजीत पाल के लेख से जो सार निकल रहा है वो यही है कि केरास जो है वो डीप लर्निंग जैसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी तक पहुंच को आसान बना रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और शायद उससे भी ज्यादा। ये सिर्फ कोड को आसान नहीं बना रहा, बल्कि ये विचारों की स्पीड को बढ़ा रहा है। ये स्टूडेंट्स को एक तरह का आत्मविश्वास देता है कि वो भी पावरफुल एआई मॉडल बना सकते हैं, और रिसर्चर्स को ये क्षमता देता है कि वो नए आइडियाज को हफ्तों के बजाय शायद दिनों में टेस्ट कर लें। तो इसकी जो सादगी है, जो लचीलापन है और टेंसरफ्लो के साथ जो इसकी कंपैटिबिलिटी है, वो इसे आज की एआई एजुकेशन और रिसर्च का एक कह सकते हैं ज़रूरी हिस्सा बनाती है। तो ये थी केरस पर हमारी आज की बातचीत, और ये दिखाता है कि कैसे ये पावरफुल टेक्नोलॉजी अब ज्यादा लोगों की पहुंच में आ रही है। हाँ, पर यहाँ एक बात सोचने वाली है। जैसे जैसे केरस जैसे और भी टूल्स आ रहे हैं जो एआई की ताकत ज्यादा लोगों के हाथ में दे रहे हैं, तो ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि इन शक्तिशाली तकनीकों का इस्तेमाल नैतिक रूप से, जिम्मेदारी से हो। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें लगातार सोचते रहने की जरूरत है।